जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हैं और आप अपने समय का एक बड़ा हिस्सा अपनी तैयारी को दे रहे होंगे। देखिए, तैयारी मैंने आपको कल भी बताया था, न केवल ये होती है कि हम सिर्फ सामने फ़ोन रख के बैठ गए और बस हम लाइव क्लासेस को लिए जा रहे हैं, बल्कि तैयारी का मतलब होता है कि आप सारी लाइव क्लासेस लें। जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, चाहे वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक से कर रहे हों या हमारे प्रैक्टिस सेट से कर रहे हों, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और इतना काम अगर आप करेंगे, उसके बाद फिर सोने से पहले रिवीजन भी करना हो तो एक अच्छा खासा समय आपको चाहिए होगा। उसके लिए आप सबको अपनी पढ़ाई के लिए एक समय का बड़ा हिस्सा देना ही पड़ेगा। तो अभी आपको लगेगा कि यार मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 9 घंटे पढ़ रहा हूँ। आपका शरीर, आपका दिमाग थक जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको सच में कुछ पाना है तो हर एक क्षमता से, हर एक उस व्यवस्था से, उस व्यवस्था की सीमा से आपको ऊपर उठना होगा। आपको अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाना होगा। अगर आपका शरीर कहता है कि आप सिर्फ 10 घंटे पढ़ सकते हैं, आपका दिमाग कहता है 10 घंटे पढ़ सकते हैं और आवश्यकता है 12 की, तो आपको अपने आप को वहाँ तक ले जाना होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन चीज़ों से ही आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? चलिए जी, तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप सिंह हैं, गोल्डी कुमार हैं, एक हाजी हैं। थोड़े कमेंट बड़े कर दो यार। अंशुमन हैं और मंती हैं, सुजीत कुमार हैं, शिवानंद हैं, नेहा चौधरी हैं। सभी प्यारे से दोस्तों को, भाई बहनों को मेरा नमस्कार। रिवीजन आदि के लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा। रात को सोने से पहले बस आपको आधा 1 घंटे रिवीजन कर लेना है, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो चलेंगे, कल की क्लास के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं अपनी हर दिन की क्लास की शुरुआत कल की क्लास के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से करूँगा। और इस प्रश्न का अगर आंसर आप देते हैं तो ये मान लूँगा मैं कि आपको कल का सारा पढ़ाया हुआ याद है और कल की क्लास आप सभी ने बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली है। तो कल की क्लास से मेरा एक सवाल आप सभी से ये है कि बताइए, जो कोण होता है, कोण, आपका जो सिंपल कोण होता है, प्लेन कोण होता है, यानी एंगल जो होता है, इसका एसआई मात्रक मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बताएंगे सभी, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? बताएंगे मुझे। कोण की एसआई यूनिट क्या होगी? एंगल की एसआई यूनिट क्या होगी? और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। रिवीजन अवश्य किया करो। रात को सोने से पहले अवश्य रिवीजन किया करो। चाहे आधा घंटे 1 घंटे कम पढ़ लो, लेकिन रिवीजन 100% करो, क्योंकि ये वही चीज़ है जो आपकी पूरे दिन की मेहनत को साकार करता है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये मान लो कि आज पूरे दिन भर में की गई मेहनत कल या परसों तक बेकार हो जानी है। बहुत ही बढ़िया, सभी का एकदम शानदार आंसर है और आप सभी कहते हैं कि आंसर है रेडियन। बहुत 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 ज़बरदस्त। तो कोण का जो मात्रक है ये क्या है? आपका रेडियन है। बहुत बेहतरीन। कोण का एसआई मात्रक आपका रेडियन है। वेरी गुड। चलिए जी, अब कल हमने जो सीखा एक बार उसको रिवाइज करें फटाफट। कल हमने सीखा मात्रकों के बारे में, मात्रकों की प्रणाली के बारे में, जिसमें हमने 4 प्रणालियां सीखी। साथ ही हमने एक बड़ी दुविधा का समाधान किया, जो कि होती है मात्रकों को याद करना, यूनिट्स को याद करना। तो हमने कहा कि यूनिट्स को हम हर एक चैप्टर में आने वाली राशियों के साथ, आने वाली क्वांटिटीज़ के साथ ही करते हुए चलेंगे। इनको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम इन्हें एक साथ रट लेंगे, रटना हमें आवश्यक भी नहीं है। हम इनको चैप्टर्स के साथ ही कंप्लीट करते चलेंगे। अब देखिए, एक बड़ी दुविधा आपके सामने होती है, विमा यानी कि डायमेंशंस। विमा नाम की एक बड़ी दुविधा आपके सामने होती है, और जब ये आ जाती है तो यूं मानो कि सब सेम जैसे, एक जैसी लगती हैं। कोई एम एल टी -1 है, कोई एम एल टी -2 है, सब एक जैसी लगती हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो विमाएं हैं, ये जो डायमेंशंस हैं, आज के बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। बस मुझे आप ये बता दो, क्या आपको मूल मात्रक पता हैं? क्या आपको फंडामेंटल यूनिट्स पता हैं? अगर हाँ, तो पहचान लो कि क्या यही हमारे मूल मात्रक थे। मैं तब तक इनकी हिंदी लिख देता हूँ। ये है हमारा मीटर, ये है किलोग्राम, ये है सेकंड, ये है केल्विन, ये है मोल। जरा बताइए कि हाँ जी भैया, यही हमारे मूल मात्रक हैं। ये है कैंडला, ये है एम्पियर। देखिए, अगर आपको विमाएं सीखनी है, अगर आपको डायमेंशन सीखनी है,
तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इतना कहना है कि हाँ ये मूल मात्रक हैं। और देखिए एक चीज़ सीखो, पहले पहले विमा से हट के एक चीज़ सीखो जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे मुझे लिखना है कि भाई मीटर प्रति सेकंड, और मान लो मुझे 10 बार लिखना है, कहीं बार बार यूज़ हो रहा है, तो मैं बार बार तो ये लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट में बनाने के लिए सिंबल की हेल्प ले ली और मैंने कहा ये है मीटर पर सेकंड। मैंने शॉर्ट बनाने के लिए क्या कर दिया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए इनको सबको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, तो मीटर को शॉर्ट में एम लिख देते हैं, किलोग्राम को केजी लिख देते हैं, सेकंड को एस लिख देते हैं, केल्विन को के लिख देते हैं, मोल को MOL लिख देते हैं, कैंडला को CD लिख देते हैं, एम्पियर को A लिख देते हैं। ये विमाएं नहीं हैं, ये डायमेंशंस नहीं है, ये तो हमने इनको शॉर्ट में बना दिया, ये तो हमने इसको छोटे रूप में लिख दिया ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। अब सिर्फ आप एक चीज याद रखो कि जहां भी मुझे मीटर दिखेगा उसकी जगह पे विमा में L लिखूंगा। अब मीटर के लिए L क्यों लिखी जाती है, क्योंकि मीटर किसका मात्रक है, लेंथ का मात्रक है, लंबाई राशि का मात्रक है। विमाएं जो निर्धारित होती हैं वो होती हैं राशियों से, क्वांटिटीज से, लेकिन हम लिखेंगे इन्हें इनकी जगह पे। तो हमेशा बस आप इतना याद रखो कि भैया मीटर के लिए L लिखेंगे, सिर्फ इतना याद रख लो, आपको कभी विमाओं जैसी समस्या नहीं सताएगी। किलोग्राम के लिए M लिख लो, समय के लिए T लिख लो, केल्विन के लिए थीटा लिख देना, मोल के लिए MOL लिख देना, और जहां भी कैंडला दिखे वहां I लिख देना, और जहां भी एम्पियर दिखे वहां A लिख देना। सिर्फ इन्हें रट लो एकदम अच्छे तरीके से, इनके बारे में नहीं जानेंगे हम बहुत ज्यादा गहराई में कि विमा क्या होती है, कैसे होती है। अब देखिए जैसे हमने वादा किया कि हम हर राशि के साथ मात्रक सीखेंगे, मात्रकों को रटेंगे नहीं, यूनिट्स को बिल्कुल नहीं रटेंगे, वैसे ही हम मात्रक बनते ही विमा भी बना देंगे। देखो कैसे, अगर मैंने इसका मात्रक बना दिया, अगर किसी राशि का ये मात्रक है, ये यूनिट है, और मुझसे विमा पूछी जाए, डायमेंशन पूछी जाए, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे ये देखना है कि भाई मीटर के लिए क्या लिखूंगा मैं L, और समय के लिए क्या लिखूंगा T। एक बच्चा मुझसे पता है कंफ्यूज होकर ये कहता है भैया मीटर के लिए M नहीं लिखेंगे, नहीं, दरअसल M जो है ना, ये M ये मास के लिए लिखा जा रहा है, द्रव्यमान के लिए लिखा जा रहा है। तो आप याद रखना कि मीटर को सिंबॉलिक फॉर्म में, अगर मुझे कहीं मीटर को शॉर्ट में दिखाना हुआ तो मैं M कह दूंगा, और अगर मुझे उसकी विमा दिखानी हुई तो मैं L कह दूंगा। ठीक है भाई, तो L/T। अब विमाएं कभी भी नीचे नहीं होती हैं, हमेशा ऊपर होती हैं, तो मुझे T को ऊपर लेके आना पड़ेगा। मैंने पूछा T तुम्हारी पावर कितनी है, इसने कहा 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। मैंने कहा प्लस की या माइनस की, इन्होंने कहा जिसके सामने कोई चिन्ह ना हो उसको प्लस मानते हैं, और ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी। नीचे प्लस है तो ऊपर ये माइनस की 1 हो जाएगी। उम्मीद है सर, मैंने आपसे आर्मी में फिजिक्स पढ़ा था, मेरा रिजल्ट आर्मी टेक्निकल में बना है। थैंक यू सर भाई, बहुत बढ़िया रजनीश कुमार, दिल खुश हो जाता है जब एक भारत माँ का लाल देश सेवा में जाता है। तो जरा बताओ कि हाँ जी भैया, मैं आपकी इतनी सी बात याद रख लूंगा, और जैसे जैसे मात्रक आएंगे उनके साथ साथ मैं विमाओं को सीखता हुआ चला जाऊंगा, मैं डायमेंशंस को सीखता हुआ चला जाऊंगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि हाँ भैया इतना मैं कर लूंगा, ये कोई बहुत बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। चलो बहुत बढ़िया गोल्डी कुमार, बहुत सारा आभार। ठीक है, हम इसको समझ लेंगे, अब इसकी चिंता मत करो, ये आपको हर राशियों के साथ समझ में आती चली जाएगी, बस एक साथ रटने की कोशिश मत करना। तो यहां तक हम कह सकते हैं कि हमारा मात्रक चैप्टर खत्म हो गया, और जिसका आप आज थंबनेल देख रहे होंगे मापन, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। कल समय नहीं बचा था इसलिए मैंने विमान नहीं बताई थी, और चैप्टर नंबर 2 है आपका मापन यानी कि मेजरमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपका मापन यानी कि मेजरमेंट। अब चलिए जरा देखा जाए एक बार कि क्या होता है मापन, क्या होता है मेजरमेंट। तो देखो राशियों को हमें मापना पड़ता है, और मापने में सबसे पहला जो सवाल आता है, मापन में जो सबसे पहला चैप्टर आता है, सबसे पहला टॉपिक जो आता है, ये आता है 10 की घातें। तो हम लोग पढ़ेंगे 10 की घातें।
सबसे पहले, यानी कि पावर्स ऑफ 10, पावर्स ऑफ 10, 10 की घातें। अब जरा एक बार देखें कि क्या होती हैं 10 की घातें, पावर्स ऑफ 10 क्या होती हैं। तो दो तरह के सवाल यहाँ से बनते हैं। देखिए, एक तो बनते हैं प्लस की पावर से और एक बनते हैं माइनस की पावर से। तो प्लस की पावर से कैसे सवाल बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं। तो पहले आप 10 की पावर 3 का मतलब समझें। भाई 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि आप एक के आगे 3 जीरो लिख दो और इसको आप बोल रहे होंगे किलो। 10 की पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। जैसे सवाल आ जाएगा, एक बेसिक सा सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल, कि बताइए 1 किलोवाट में कितने वॉट, 1 किलोवाट में कितने वॉट, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। अब देखो, किलो तो एक जनरल मात्रक है, आप इसको किसी के साथ लगा दो, भाई ग्राम के साथ लगा दो, आप चाहे इसे मीटर के साथ लगा दो, किलोमीटर बन गया, आप चाहे इसे वॉट के साथ लगा दो, किलोवाट बन गया, चाहे आप इसको लगा दो जैसे उसके साथ लगा दो, वॉल्यूम के साथ लगा दो, आयतन के साथ लगा दो, तो किलोमीटर क्यूब बन गया। मतलब किसी भी राशि के साथ आप इसको लगा सकते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया प्रियम, वेरी गुड। तो इसका आंसर करेंगे जल्दी से कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होंगे। तो आप, बहुत अच्छा, सभी का एकदम जबरदस्त आंसर आ रहा है और आप कह रहे हैं कि किलो की जगह सिर्फ हमें क्या लगा देना है, 1000। भाई किलो की जगह सिर्फ हम कितना रख देंगे, 1000 रख देंगे और वॉट को वॉट ही रहने देंगे। तो किलो की जगह सिर्फ हम कितना रख देंगे, 1000। तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट, किलो का मतलब 1000 होता है, ये याद रखना है आपको। दूसरा, ऐसे ही आपसे पूछेगा कि बताइए अगर 10 की पावर 6 हो, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, एक के आगे 6 जीरो, तो इसको बोलते हैं हम मेगा। 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं हम, मेगा। और ऐसे ही 10 की पावर 9 को, ये 3 के मल्टीपल में ही चलती हैं, इसको बोलते हैं हम गीगा। 10 की पावर 9 को हम लोग बोलते हैं गीगा। तो ये हो गया किलो, हो गया मेगा, हो गया गीगा, हो गया। अब इसको किसी के साथ लगा दो आप, मेगा को वॉट के साथ लगाओ, पावर का मात्रक है वॉट, तो मेगा वॉट बन गया। अब ग्राम के साथ लगा दो, मेगा ग्राम बन जाएगा। तो किसी भी राशि के साथ आप इसको लगा सकते हैं। अब वैसे ही 10 की घात माइनस में भी पूछी जाती हैं आपसे। तो माइनस में क्या क्या पूछी जा सकती हैं, जरा एक बार आप देखिए। तो माइनस में शुरू करेंगे हम 3 से। आपसे पूछा जाएगा 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9, और आपसे 10 भी पूछ ली जाएगी, 10 और 10 की घात -12। फिर 3 के मल्टीपल में ही आगे बढ़िए, सब 3 के मल्टीपल में बढ़ते हैं, बस ये 10 बीच में आ जाता है, 15। फिर आपसे पूछा जाएगा 18, फिर आपसे पूछा जाएगा 21, फिर आपसे पूछा जाएगा 24 कि इनको क्या क्या बोलते हैं। तो देखो, कुछ को हम डायरेक्ट रख लेंगे और कुछ को हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। जैसे 10 की पावर -3 को क्या बोला जाता है, मिली बोला जाता है। अब किसी के भी साथ लगा दो, सवाल आएगा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, आप कहेंगे भैया जी 10 की पावर -3, कहानी खत्म। 10 की पावर -6 इंपॉर्टेंट है और इसको बोला जाता है माइक्रो। क्या बोला जाता है, माइक्रो। 10 की घात -9 को बोला जाएगा नैनो। एक सेकंड रुकेंगे, एक बेहतरीन सा कलर लेंगे और लिखेंगे नैनो। 10 की घात -9 को नैनो। 10 की घात -10 काफ़ी पहले से आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में भी, इसको बोला जाता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। 10 की घात -12 को देखो फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी। इसी को फेमटो भी बोलते हैं, यानी कि चाहे तो आप फर्मी बोलें और चाहे तो आप फेमटो बोलें, दोनों एक ही बात है। अब इनके लिए मैंने एक शानदार सी ट्रिक बनाई है और आप याद रखेंगे अकबर के दरबार का एक रत्न जो कि है फैजी। अब फैजी से क्या समझ में आता है कि देखो, इससे मतलब हो गया, अच्छा सॉरी भाई, ये होगा आपका ये वाला, ये बोलते हैं 10 की पावर -15 को। सॉरी, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं, एक सेकंड रुको, पहले इसको देख लो। इसको बोलते हैं पी को, सॉरी गलत लिख गया है, इसको बोलते हैं पी को। अब देखिए, फैजी से क्या याद रखोगे आप, ये यहां से शुरू होगा, तो एफ से आप याद रखेंगे फर्मी, फर्मी या फेमटो।
दोनों एक ही बात है, आप चाहें तो फर्मी कहें, चाहें तो आप फेम्टो कहें। जब मैं नोट करा रहा हूं तो आप प्लीज नोट करते चले जाइए, है ना। 10 की पावर -18 को याद रखेंगे आप एट्टो, और आप अगर ट्रिक याद रखेंगे तो आपको याद भी नहीं रखना, इसको याद रखेंगे आप जेप्टो। आजकल आपने देखा होगा जेप्टो फास्ट डिलीवरी, तो वो कहता है कि मैं बहुत कम समय लेता हूं, बहुत छोटा समय लेता हूं, और 10 की पावर -4 हो जाएगा आपका योक्टो। ठीक है जी, तो ये हो जाती हैं 10 की घात माइनस में। तो प्रश्न अगर हम देखें तो एक तो क्वेश्चन इससे सीधा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। आपसे पूछेगा कि 1 नैनो कितने के बराबर होता है, 1 पीको कितने के बराबर होता है, और एक प्रश्न थोड़ा सा घूम के बनता है। एक बार प्लीज इसको नोट कर लें। देखो अर्ग किसको बोलते हैं या न्यूटन के नियम किस में आएंगे, ये आपको सब समय के साथ पता लग जाएगा। आप अभी जो स्क्रीन पे चल रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उससे बगैर दिमाग हटाए आप उसको समझो, क्योंकि मैं मानता हूं अगर आप, जब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका ध्यान यहाँ है कि न्यूटन के नियम कहाँ आएंगे, अर्ग कहाँ आएगा, शायद कल में आपको ये भरोसा तो हो गया होगा मुझ पर कि ये मास्टर हमारा कुछ भी छुड़वाएगा नहीं सिलेबस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उन सब चीज़ों से परे हट के सिर्फ जो स्क्रीन पे करवाया जा रहा है उस पर फोकस करो। उससे कुछ समझ में ना आए तो पूछो, आप निश्चिंत रहो, आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। क्लास का हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल मिलता है, एक बार देखना भाई कल का नोट्स डला है। इससे ना रेलवे ग्रुप डी की तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम एक निम्न स्तर की साइंस पढ़ेंगे, एक जनरल साइंस पढ़ेंगे, जबकि रेलवे ग्रुप डी में एक अच्छे स्तर की साइंस पूछी जाती है। कल भी क्लास इसी समय हुई थी, कल से क्लास शुरू हुई है 8 बजे से, और जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी आज बीच में से जुड़े हैं तो माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़ वो कल की क्लास ले लें, तब आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। जिन्होंने कल की क्लास ली होगी उनको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलो बहुत सारा आभार आपका भाई, वेरी गुड। ठीक है, हैंड रिटन ऐड नहीं हुई है, ठीक है, एक बार ग्रुप में बोल दो कि हैंड रिटन ऐड करवा दो। आज हैंड रिटन हो जाएगी, है ना, कल शायद किसी वजह से नहीं हुई होगी। चलो अब देखो, एक तो सीधा सीधा सवाल बनेगा, अब एक सवाल थोड़ा घूम के बनेगा। कैसे बनेगा देखो, जैसे सवाल बनेगा आपका छोटी दूरियों से, सवाल देखते हैं, एक छोटी दूरियां यानी कि स्मॉल डिस्टेंसेस, बहुत छोटी दूरियां जो होती हैं स्मॉल डिस्टेंसेस। जैसे आपसे पूछा जाएगा अणु परमाणु का आकार। अब देखो 4 चीजें होती हैं, कोशिका है, अणु है, परमाणु है। अगर आपको उनकी समझ नहीं है तो ऐसा प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा करता है, इसलिए जरूरी है कि हम अणु और परमाणु की एक समझ बना लें। सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे छोटी दूरियों से, मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कोशिका का आकार, कोशिका का आकार यानी कि आपकी बॉडी में जो शेल है इसका साइज, साइज ऑफ अ शेल, साइज ऑफ शेल। दूसरा आपसे पूछा जाएगा इसमें, बताइए परमाणु का आकार, परमाणु का आकार यानी कि साइज ऑफ एटम, ये आपसे पूछा जाएगा। इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह बच जाए। ये उसके बाद आपसे पूछा जाएगा तीसरा प्रश्न कि बताओ अणु का आकार, अणु का आकार यानी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अणु का आकार क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नाभिक का आकार बताओ, नंबर 4 पूछा जाएगा नाभिक का आकार यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, चलो अब देखो एक बात समझो, आपके जो शरीर का शैल है, आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, शैल है, कोशिका है। अगर मैं कोशिका के अंदर आपसे बोलूं कि झांको, तो आप कहोगे जी इसके अंदर तो मुझे बायोलॉजी में हमने पढ़ा बहुत सारी तरह की छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, गोल्जी कॉय है और आपका रेटिकुलम वगैरह है, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें। मैं बोलूँगा कि मुझे बताओ हर चीज़ किससे मिलकर बनी है, तो तुम कहोगे जी भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हर चीज़ बनी है। तो यानी कि अगर मैं फिजिक्स के लेवल पे देखूं तो मैं ये पाऊंगा कि एक शेल के अंदर की जो भी चीज़ है, अगर ये आपके अंदर की कोशिका है एक, अगर ये एक शेल है, इस बात को समझना थोड़ा सा,
तो इसके अंदर की हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से मिलकर बनी है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो परमाणु और अणु में क्या बेसिक डिफरेंस है, एटम और मॉलिक्यूल में। जैसे आप और आपका दोस्त हैं, आप कभी भी अकेले नहीं जाते हैं, हमेशा अपने दोस्त को ले जाते हैं। जैसे आपने अपने दोस्त पर फोन करा, है भैया चल लो मार्केट तक, दोस्त कहेगा यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुझे पता नहीं है मेरा एग्जाम है SSCGD का। तुम कहोगे बिरयानी खिलाऊंगा भोले की, मतलब हर कस्बे में एक बिरयानी वाला फेमस होता ही है, या कोई चाट पकौड़े वाला, वो कहेगा चल तू ज़्यादा जिद कर रहा तो मैं आ ही जाता हूँ। तो जैसे आप हमेशा ग्रुप में चलना चाहते हो, वैसे ही बहुत सारे जो परमाणु हैं केमिस्ट्री में वो हमेशा ग्रुप में चलना चाहते हैं। जैसे ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन हमेशा ग्रुप में चलना चाहेगा, वो कभी भी अकेला नहीं चलता है। तो अगर मैं कहता हूं कि एक कोशिका के अंदर ऑक्सीजन के बहुत सारे अणु हैं, परमाणु हैं, ये दो परमाणु हैं, ये भी एक परमाणु है और ये भी एक परमाणु है। दोनों अलग अलग क्या है, परमाणु है, एटम है। और दोनों एटम मिलके क्या बनाते हैं, कंबाइन होके जो बना उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, यानी कि अणु। ठीक है। अच्छा, हर एक अणु के अंदर एक नाभिक पाया जाता है, जैसे इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। मैं किसी एक के अंदर बना लेता हूं, मान लो इसके अंदर मैंने बना लिया, ये क्या है, नाभिक। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी चीज छोटी है और कौन सी चीज बड़ी है। तो उम्मीद है समझ गया होंगे आप कि सबसे बड़ी तो कोशिका है। तो कोशिका का जो आकार है ये होता है, याद रखेंगे, 10⁻⁻6 मीटर, और इसी को हम माइक्रोन भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में जो भी नंबर देगा उसके हिसाब से हम कर देंगे कि भाई कोशिका का आकार जो है ये मीटर में होता है या माइक्रोन में, ऑप्शन के हिसाब से जो भी मिलेगा लगा देंगे। अब एक बात, अगर देखो इसके बाद मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो एक कोशिका के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे। तो मॉलिक्यूल तो कोशिका से बड़ा ही होगा। तो बड़ा कितना होता है, बड़ा होता है ये 10⁻⁻9 मीटर के ऑर्डर का, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, नैनो। अच्छा छोटा होगा, सॉरी, क्योंकि ये इसके अंदर है ना, तो छोटा होगा। अब एक बच्चा क्या सोचेगा, एक भाई सोचेगा कि गुरुजी ये तो तुमने बड़ा लिख दिया, आप इसे कह रहे हो छोटा है, जबकि ये तो तुमने बड़ा लिख दिया। माइनस में जो जितनी संख्या बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है एक चीज के इतने सारे टुकड़े, 10⁻6 टुकड़े, और उसमें से एक टुकड़ा ये है। इसका मतलब है एक चीज के 10⁻9 टुकड़े और उसमें से एक टुकड़ा ये है। तो माइनस में जितना ये नंबर बड़ा होगा उतना ही ये छोटा माना जाएगा। अब देखिए, दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना, इसका मतलब परमाणु का आकार, एटम का आकार परमाणु से भी छोटा हो, एटम का आकार अणु से भी छोटा होगा, यानी ये तो इस पूरे से भी छोटा होगा अकेला। तो अगर आप, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ओ ये सीक्वेंस ही उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, ये मैंने अणु का आकार बताया है आपको, है ना। ये शुरुआत में ही सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको आप प्लीज़ मेंटेन कर लेना, या एक काम करो, कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी में कुछ भी मत करना, बस ऐसे लिख दो, इसको उठा के यहाँ लिख दो, है ना। ये शुरुआत में ही सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो परमाणु तो और भी छोटा है, तो परमाणु का आकार जो होता है ये होता है 10⁻⁻10 मीटर का। परमाणु जो है वो किस साइज का है, एंगस्ट्रॉम के साइज का है, ठीक है। परमाणु एंगस्ट्रॉम के साइज का है। अच्छा जी, अगर इसकी बात करें नाभिक, ये तो और भी छोटा है, सबसे छोटा है, और कितना छोटा है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है, यानी कि ये फर्मी मीटर के ऑर्डर का है, ये फर्मी के ऑर्डर का है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई कोशिका का आकार क्या है, 10⁻⁻6, सीधा याद रखो। उसके बाद अणु का आकार आता है 10⁻⁻9, उसके बाद परमाणु आता है, और उसके बाद नाभिक आता है 10⁻⁻15। तो एक बार बताएंगे कि ठीक है, इसको हम याद रख लेंगे, और 10⁻⁻ से ये थोड़ा सा घुमा के प्रश्न बनता है। एक बार नोट हो जाए तो बताएंगे कि हाँ भैया मैं इसको समझ गया हूं और मैंने इसको नोट कर लिया है। फिर हम प्लस की घातों पे चलेंगे कि प्लस की घातों से कैसे घुमा के क्वेश्चन बनते हैं। हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आज दोनों की मिल जाएगी। भाई आरपीएफ लेवल का हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि आरपीएफ में स्पेशल साइंस है, तो वो थोड़ी सी आपकी ज़्यादा रहेगी।
चलो, बहुत बढ़िया, ये नोट हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा प्लस की घातों से कैसे सवाल बनते हैं। तो ये छोटी दूरियां हो गई, प्लस की घातों से क्या मापी जाएंगी, बड़ी दूरियां मापी जाएंगी, बड़ी दूरियां। तो आप कहोगे लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस किससे मापी जाती हैं, बड़ी दूरियां मापी जाती हैं 10 की घात प्लस में, बड़ी दूरियां। तो देखिए, बड़ी दूरियों के लिए हमने कुछ मात्रक इस्तेमाल में लिए। जैसे एक मात्रक हम लेते हैं, एक मात्रक हमने बनाया जिसका नाम है खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब भाई खगोलीय दूरी क्या, खगोलीय मात्रक क्या होता है, खगोलीय मात्रक होता है सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिख दिया मैंने शॉर्ट में, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब हमें जरूरत क्या पड़ती है, जैसे मान लो आपके छोटे भाई ने पूछा कि भैया जी मुझे ना सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी बताओ, तो तुमने कही यार यू जो है ना सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी भैया कुल इतनी है, ये इतनी है, ये कुल इतनी है। वो पढ़ेगा इकाई ढाई सैकड़ा हजार भैया 10,000 के बाद मुंह पे ना आवे, हो सकता है वो थोड़ा होशियार हो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख भैया मुंह पे ना पड़ी जा रही कितनी है ये। अगर सोचो इस दूरी को, मान लो आप एक वैज्ञानिक हो और आपको ये एक, आप पीएचडी कर रहे हो, आपको 20 बार लिखनी पड़ रही है एक ही चैप्टर में, तो भाई आप तो पगला जाओगे, इतनी बड़ी दूरी को कहाँ से कहाँ तक लिखोगे। तो आपको क्या करना है कि हमने 10 की घातें बना ली और मैंने कहा कि देखो खगोलीय मात्रक को शॉर्ट में मैंने लिखा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एक खगोलीय मात्रक, और मैंने इसको कह दिया कि भैया तुम हो 1.5 गुणा 10 की पावर प्लस 11 मीटर, 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर को हम खगोलीय मात्रक कहेंगे। तो अब मुझे सिर्फ इतना लिखना रहेगा, उस इतनी बड़ी दूरी को सिर्फ मुझे इतना लिखना रहेगा। एग्जैक्ट जो होता है ये 1.49 होता है, अगर आपने 1.49 पढ़ा है तो वो भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन में जो भी मिले आप उसको लगा देंगे। अप्रॉक्स में हम इतना बोल देते हैं और एग्जैक्ट में हम इतना बोलते हैं 10 की पावर 11 मीटर। तो आप इसको याद रखेंगे कि सूर्य से लेके पृथ्वी तक के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, और एक खगोलीय मात्रक का मतलब इतनी दूरी है ये, और इसको हमने बोल दिया 1.5 या 1.49 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आएगा। ठीक है जी, चलो भैया मेरी बात समझ में आ गई है। दूसरा, एक दूसरा मात्रक आपसे पूछा जाता है जिसका नाम है नोट नहीं हुआ, अच्छा ठीक है पहले नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी नोट करिए। चलो ठीक है, एक दूसरा मात्रक आता है, देखिए प्रकाश वर्ष, एक दूसरा मात्रक हमने बनाया जिसका नाम है प्रकाश वर्ष, और इसको बोलते हैं हम लाइट ईयर। देखिए लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर को शॉर्ट में हम LY लिखते हैं। हमने देखा कि प्रकाश, जो सूर्य से निकला हुआ प्रकाश है, इसने एक साल में कितनी दूरी तय की, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी आराम से निकाल सकते हैं भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय से, प्रकाश की चाल पता है, एक वर्ष का समय पता है, लेकिन हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा इसको याद रखेंगे। इंग्लिश वाले भाई बहन लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड बाई लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक भाई ने मुझसे कहा जी कितनी होती है, मैंने बोला एक लाइट ईयर जो होती है
प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है ये होती है आपकी 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, इतने मीटर ये आपकी होती है। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जरा बताएंगे, क्लियर है? बहुत बढ़िया। थोड़ा कोशिश किया करो कि ना मेरे साथ ही आप नोट करते रहें, नहीं तो मैं इंग्लिश हिंदी में नोट कर रहा हूं फिर बहुत सारा समय लग जाएगा। चलो अब देखिए, एक तीसरा मात्रक और आता है बड़ी दूरियों का, और उसको बोलते हैं हम पारसेक। उसको बोलते हैं हम पारसेक। और पारसेक क्या होता है ये हमें नहीं देखना, बस हमें सिर्फ इतना देखना है कि एक पारसेक, मैं इस 3 को अलग लिख देता हूं थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो, बस हमें देखना है एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं। तो एक पारसेक में आपके होते हैं 3 गुणा 10⁻15 मीटर। 3 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं। तो जरा बताइए कि हाँ भैया मुझे बहुत अच्छे से आपकी बात समझ में आ गई है और मैं इनको अब आराम से याद रख सकता हूं। अगर हाँ तो फिर हम आगे चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस इससे बनने वाले देखेंगे। फटाफट से नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इनसे बनने वाले हम देखेंगे। चलो, प्रकाश वर्ष में 15 हैं, हाँ बिल्कुल प्रकाश वर्ष में 15 ही हैं। अच्छा ओह सॉरी, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, प्रकाश वर्ष में 15 आएगा, प्रकाश वर्ष में 15 आएगा। देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रकाश वर्ष में आएगा आपका 15 और इसमें आएगा 16, ये 16 रहेगा। अब देखो एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, सवाल आ जाएगा। अच्छा, और ये आया हुआ सवाल है, इसको आया हुए सवाल को करते हैं ये एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है 28 फरवरी 2000, पिछली परीक्षा का होगा, ये 23 का होगा शायद। निम्न में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? इसको 23 करेंगे, शायद 23 का सवाल है। निम्न में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बताओ, निम्न में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो अगर आप इनमें देखें, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की, तो आप कहेंगे कि देखो इसकी पावर है 11। संख्या से कभी मत देखना, इसको हमेशा पावर से देखना, इसको हमेशा पावर से देखना। देखो ये 11 हैं, ये 15 हैं, ये 16 हैं, तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है आपकी? पारसेक। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पारसेक हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? पारसेक। ये बोर्ड अपने आप कैसे काम कर रहा है भाई? पेज कहाँ चला गया वो? एक सेकेंड। हाँ, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी आपकी? अच्छा, इसमें तो दे ही नहीं रखी है, पारसेक ऑप्शन नहीं है। फिर पारसेक ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा इसमें से? आप कहेंगे प्रकाश वर्ष ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो पारसेक है, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को लेके आया हूं क्योंकि बच्चा एक ये सोच सकता है कि दूरी मापने की तो सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ये नहीं सोचना है आपको, फिर ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है कि भाई इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। यहां पे नोट भी कर लेंगे आप नोट करेंगे दूरी मापने की, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। ये क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी पारसेक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए। बहुत शानदार। तो आपको इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है तो वहां ऑप्शन क्यों नहीं, ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे। चलो जी, ये प्रश्न भी आपने कर लिया। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे आएगा
कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल क्यों बनता है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए बनता है क्योंकि इसमें आप देखिए वर्ष पूछा गया है और एक भाई को लगता है, एक बहन को लगता है कि भैया वर्ष तो समय की इकाई है, भाई ईयर तो टाइम की इकाई है। लेकिन अभी आपने देखा कि प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई, यानी कि ये है डिस्टेंस की यूनिट। हाँ बिल्कुल, खुशनंदन कुमार भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, तो अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हरीश एक पीडीएफ लगा दो। अगर नोट हो गया हो और आपने क्वेश्चंस कर लिए हो तो फिर हम आगे चलेंगे और अगला टॉपिक इसके बाद का हम लोग पढ़ेंगे मापक यंत्र। हेडिंग डालेंगे सभी दोस्त, मापक यंत्र यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मापक यंत्र। अब देखो राशियां हैं अगर, तो उनको मापने के लिए कुछ तो मापक यंत्र चाहिए। मतलब सारी कहानी देखो मैं आपकी ना राशियों के इर्द गिर्द ही घुमाऊंगा, शायद मैं आपको दिखने रहूंगा क्योंकि पीडीएफ लग रही है, लेकिन मेरे आवाज लगातार आएगी। तो सारी कहानी आप देखें राशियों के इर्द गिर्द घूमेगी। भाई चैप्टर्स में क्या पढ़नी है, हमें राशि पढ़नी है। हर चैप्टर में क्या पढ़ना है, सिर्फ राशि, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र, उसका मात्रक, उसकी विमा, वो सदिश है या अदिश। सदिश अदिश भी आगे हम सीखेंगे जैसे हमने मात्रकों को सीखा, निश्चिंत रहिए। तो राशियों को मापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मापक यंत्रों की आवश्यकता होती है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो कुछ मापक यंत्र हमें पढ़ने हैं और इन मापक यंत्रों को पढ़ेंगे हम बड़ी ही शानदार ट्रिक के साथ। जैसे देखिए एक मापक यंत्र आता है ओडोमीटर। अब आप तसल्ली से बैठ जाइए और नोट आराम से, इसको चाहे बाद में कर लेना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, बाद में कर लेना। इसको फटाफट फटाफट हम ट्रिक के साथ पढ़ते हुए चले जाएंगे। नोट आप बाद में कर लेना, आप करना चाहें साथ में भी कर लो। देखो प्रश्न आएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर पहले देखो होता कहाँ है। आपके वाहनों में जो दूरी बताता है मीटर, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ये जो पूरा है ना, ये तो स्पीड बताता है। स्पीड के लिए तो स्पीडोमीटर होता है। ये पूरा मीटर तो क्या कहलाता है आपका? स्पीड के लिए स्पीडोमीटर, यानी कि चाल के लिए तो चाल मापी होती है। लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे किलोमीटर्स बताता है, ये है आपका ओडोमीटर। अब ओडोमीटर क्या बताता है? वाहन के द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन ऐसे पढ़ के तो आप भूल जाओगे इसे। आओ जरा एक जुगाड़ से पढ़ते हैं। एक बात बताओ, एक रेस हो रही है और उसमें स्विफ्ट भी है, वैगनार कार भी है, ऑडी कार भी है। तो सबसे ज़्यादा दूरी तक कौन जाएगी? आप कहोगे जी ऑडी कार जाएगी। तो आप कहेंगे कि ऑडी कार सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। ऑडी कार सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। आगे देखें, वैसे ना इनको आप बाद में नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अभी बस समझते चले जाइए ताकि हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लें। अल्टीमीटर क्या मापता है? देखो आपके आसपास आपके शुभचिंतक एक आध तो जरूर होगा जो अवश्य ही आपको समय समय पे गाइड भी करता होगा। आप कहते हैं भाई क्या अल्टीमेट आदमी है यार वो, और अल्टीमेट आदमी के लिए हमेशा आप चाहोगे वो जिंदगी में ऊंचाइयों पे जाए। तो अल्टीमेट आदमी हमेशा अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों तक जाए ऐसा आप सोचते हैं। तो ऊंचाई मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऊंचाई मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टीमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं। आगे चलिए, सवाल आएगा दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हो? तो आप ऐसे याद रखो, जिस हिसाब से शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वैसे तो भाई गांव की संख्या कम हो जाएगी, और गांव की संख्या कम हो जाएगी तो भैया भैंस कौन पालेगा, और जब भैंस नहीं होंगी तो दूध कहाँ से आएगा? तो एक दिन मैं कहता हूं कि दूध की कीमत ना लाखों में पहुंच जाएगी। कितने में? लैख में, लाखों में पहुंच जाएगी। तो लैक्टोमीटर का संबंध किससे है? दूध की शुद्धता से है। लैक्टोमीटर का संबंध किससे है? दूध की शुद्धता से है। ठीक है जी भाई आशीष कुमार, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। देखो आपकी जो उम्र है ना और आपका जो स्तर है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ सिखाया जाए और आप सीखें ना। बस इतना फर्क पड़ता है। जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि भैया जी मैथ समझ में नहीं आता या रीजनिंग समझ में नहीं आती या कोई विषय समझ नहीं आता, तो आप उम्र की उस सीमा पर हैं कि आपको अगर कुछ भी कोई व्यक्ति सिखाए सही से तो निश्चित तौर पर आप ध्यान से देखेंगे, सीख जाएंगे। बस आपको
जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा अटेंशन देने की। बस आप थोड़ा सा, जब वो व्यक्ति सिखा रहा हो आपको, तो प्लीज उस पर ध्यान से देखा करो। देखिए हाइड्रोमीटर, अब हाइड्रोमीटर, हाय डरो भैया, किससे डरें? अरे भाई तरल पदार्थों से डरो। क्यों डरें जी? अरे भाई तरल पदार्थ सुनामी ला देते हैं। तो हाइड्रोमीटर का संबंध किससे है? तरल पदार्थों से है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि भाई हाइड्रोमीटर का संबंध लिक्विड से है, तरल पदार्थों से है। लिक्विड से हाय डरो। क्यों डरें? अरे भैया ये सुनामी ला देते हैं, इसलिए डरो। आगे देखो हाई ग्रो, हाई ग्रो, हाई ग्रोमीटर। मान लो भाई आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, और पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, एक आप हैं, एक आपका दोस्त है, एक ये आप हैं और ये है आपका दोस्त, इधर से चढ़ रहा है। एक रात तुझसे पहले चढ़ के दिखाऊंगा, लेकिन भाई साहब इसे मिल रही है गरम गरम हवा, ओह इसका चेहरा सूख गया। आपको मिल रही है ठंडी ठंडी हवा। ठंडी ठंडी हवा का मतलब हवा में पानी की मात्रा ठीक ठाक है, आर्द्र हवा है, मॉइस्चराइज एयर है। तो मॉइस्चराइज एयर मिलेगी तो आप हाई ग्रो करते चले जाएंगे। यानी हाई कौन ग्रो करेगा? जिसको मिलेगी आर्द्र हवा, ह्यूमिड एयर, ठंडी ठंडी हवा। आर्द्रता का मतलब नमी होता है, यानी कि मॉइस्चर भी होता है। तो ये मॉइस्चर मीटर होता है एक तरह से, जो कि हाइग्रोमीटर होता है, और इसको ये क्या मापता है? आपका हवा की आर्द्रता को मापता है। ठीक है जी। अच्छा आगे देखिए, बैरोमीटर क्या मापता है? तो आपके जो बैरी होते हैं ना, आपके जो शत्रु होते हैं, आपको हमेशा दबाने का काम करते हैं, तो बैरोमीटर क्या मापेगा? दाब मापेगा। इंग्लिश वालों को तो भाई बगैर ट्रिक के करना पड़ेगा। बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, उनको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा। ठीक। अच्छा जी, आगे सेक्सटेंट। देखो मैं इस शब्द को बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ, और मैं समझता हूँ इसका मतलब सक्सेस। मैं समझता हूँ इसका मतलब सक्सेस। और आज आप मेहनत कर रहे हैं ना, रात के 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 बजे पढ़ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे इसके तो ग्रह नक्षत्र ऊंचाइयों पर थे। ऐसी बनती है ना बातें। तो जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो लोग क्या बोलेंगे? कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ऊंचाइयों पर थे। तो ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं सेक्सटेंट का। ठीक है जी। चलो भाई बहुत बढ़िया। आगे देखो थर्मामीटर। तो थर्मामीटर ताप मापता है, ये सबको पता है, लेकिन आप ये भी याद रखो कि ये छोटे ताप मापता है। थर्मामीटर क्या मापता है? छोटे ताप मापता है, जैसे कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने से ज़्यादा पे इसमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। आगे देखो मैनोमीटर। एक आपका जिगरी दोस्त, लेकिन पैसे कभी नहीं देता लौटा के, फिर भी दोस्त तो दोस्त है। आपके घर बने मूली के पराठे, तुमने उसे बुला दिया कि दोस्त आजा मूली के पराठे बने, दोस्त ने दबा दिए 4 पराठे, फिर छोड़ रहा गैस। तुम कहोगे अरे यार तैने तो गैस छोड़ दी। वो कहेगा ओ भाई गैस मैंने नहीं छोड़ी, गैस मैंने नहीं छोड़ी। तो देखो गैसों का दाब, गैसों का संबंध किससे है? गैसों के दाब का संबंध मैनोमीटर से है। देखो एक चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है कि जो बैरोमीटर है ना, एक था आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडल का दाब मापेगा, यानी हवा का दाब मापेगा, और मैनोमीटर किसी भी तरह की गैस का दाब मापेगा। कोई सी भी गैस ले आइए आप। ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखिए, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से पूछा जी तुम क्या मापते हो? इन्होंने कहा जी मैं मापता नहीं हूं, मैं केवल पता लगाता हूं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है, और इसी खासियत की वजह से इंपॉर्टेंट है, कि ये मापते मूपते कुछ नहीं है, ये सिर्फ पता लगाते हैं। ये किसी परिपथ में धारा का पता लगाएंगे कि भैया इस परिपथ में करंट है या नहीं है। ठीक है जी। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि गैल्वेनोमीटर किस लिए इस्तेमाल में आता है? विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में। भाई बिल्कुल हो जाएगी अनिल, कोई दिक्कत नहीं है। गुलशान देखो मैं ये मानता हूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो फिर आप किसी भी विषय को छोड़ो मत। जैसे आप किसी एक विषय को छोड़ने की बात कह रहे हैं, आप किसी भी विषय में कमजोर हैं तो आप उसको छोड़ने की बात तो सोचो ही मत। अगर आप छोड़ने की बात सोचते हो, ऐसा होता है जैसे मान लो मेरा मैथ्स कमजोर है, मैंने मैथ्स को ध्यान से नहीं पढ़ा, मुझे मज़ा आता है रीजनिंग पढ़ने में, लेकिन पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन आसान आ गए, रीजनिंग के मुश्किल आ गए, और पता चला कि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ा था वो सारे सारे क्वेश्चन करके आ रहे हैं मैथ्स के। आपने नहीं पढ़ा, आप छोड़ के आ गए। रीजनिंग आपने बहुत तोप पढ़ी थी, लेकिन और भी तोप आ गई, आपसे हुई नहीं। तो आप हमेशा लॉस में होते हैं, आप हमेशा घाटे में होते हैं जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़ के जाते हैं। तो पूरी तरह से आप किसी भी विषय को मत छोड़िए, अवश्य ही उसमें से कुछ कुछ पढ़ के जाइए। एमीटर क्या मापता है? एमीटर देखो धारा का पता लगा दिया गैल्वेनोमीटर ने, फिर लोगों ने कहा जी फिर मापेगा कौन? ये तो केवल पता लगाएगा। तो मापने के लिए हमने किसका इस्तेमाल कर लिया? एमीटर का इस्तेमाल कर लिया। तो एमीटर क्या मापता है? धारा का मापन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर मापता है, यानी कि वोल्टेज मापता है। आगे देखो जायरोस्कोप।
एक रिश्तेदार कभी भी आपके घर आते हैं तो आपको हमेशा पढ़ते हुए देखते हैं, तो वो क्या कहते हैं? अबे जा भाई यारों के साथ घूम के आ, जाओ यारो घूम के आओ, गाना बन गया ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखो चीज़ों को ना ऐसे ही जुगाड़ लगा लगा के याद रखो, यही सिर्फ एक तरीका है समझ में आने वाली चीज़ों को, जिनके सूत्र हैं सूत्र के साथ समझो। अब इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के याद रखो, तभी आप लंबे समय तक याद रखेंगे। सीस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता मापता है। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों में जब भूकंप आता है तो वहाँ भी एक अलग ही भूकंप आ जाता है कि ये इतने रिएक्टर का भूकंप आ गया, उतने रिएक्टर का आ गया। कोई कोई मोहतरमा कहती हैं कि अभी तो ये 4 रिएक्टर का था, अगर 7 रिएक्टर का आता तो ये बिल्डिंग गिर जाती। अबे भैया आता ही क्यों? तो भूकंप की तीव्रता वो जो माप रहे हैं कि कितने रिएक्टर का है, ये मापी जाती है सीस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के लिए बचपन में चलना पड़ेगा, जहाँ पर संडे का दिन है, शक्तिमान आने वाला है, लेकिन घर के एंटीना का सिस्टम बिगड़ गया। किसकी वजह से? हवा की वजह से। अब भाई साहब, एक भाई खड़ा हुआ है टीवी के सामने, एक भाई घर के आंगन में है, और एक भाई लगा पड़ा है एंटीना की सेटिंग बिठाने में, यहाँ इसको सही कर रहा है। ये पूछता है इससे आ गए, ये पूछता है आ गए, रोक दे रोक दे, ऐसे करके होता था ना जब संडे के दिन शक्तिमान देखा करते थे। इससे कैसे याद रखोगे? इससे याद रखोगे आप कि वायु की गति की वजह से हमारे एंटीना एंटीना की सेटिंग बिगड़ जाती थी। वायु की गति की वजह से हमारे एंटीना की सेटिंग बिगड़ जाती थी, इसलिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल हम वायु की गति मापने के लिए करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो, फेदोमीटर। तो जैसे जैसे आप समुद्र की गहराइयों में जाएंगे आपका दम घुटने लगेगा। समुद्र की गहराइयों में जाएंगे तो आपका दम घुटने लगेगा। तो फेदोमीटर क्या मापेगा? फेदोमीटर मापेगा समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? ब्लड का प्रेशर। ब्लड का प्रेशर देखो कितना जबरदस्त स्फिग्मोमैनोमीटर है। अबे भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ब्लड का प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल होता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, पॉलीग्राफ। देखो भाई, जिसने बोली झूठ उसकी खुल गई पोल। जिसने बोली झूठ उसकी खुल गई पोल, ऐसे याद रखो। तो पॉलीग्राफ का इस्तेमाल किस लिए होता है? झूठ का पता लगाने के लिए हम लोग पॉलीग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें, बोलोमीटर। अब जैसे जैसे मान लो गर्मियां आ रही हैं, तो जैसे ही गर्मियां आती हैं हम लोग बोलने शुरू कर देते हैं, अरे यार बहुत गर्मी है। सर्दी आएंगी फिर हम बोलना शुरू करेंगे, आज तो बहुत ही ठंड है, पारा पड़ रहा हो, बिल्कुल पारा, ऐसे बोलते हैं ना गाँव में। तो जब तापमान में परिवर्तन होता है, जब जब चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। देखो इसके बाद ना मैं एसएससी जीडी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा सारे के सारे, और फिर मैं देखूंगा कि क्या ट्रिक से पढ़ने के बाद आपको ये चीजें याद रह पा रही हैं, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल भाई अनिल सैनी जी, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल भी मत घबराइए। अगला है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर एक मशीन है जो कि मापती है आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट। आपको पेपर में ऐसे दे भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, आपको शॉर्ट फॉर्म ही दे। ये है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि घूर्णन प्रति मिनट, ये मापता है आपका। तो घूर्णन प्रति मिनट का मतलब है कि किसी गोल घूमने वाली वस्तु ने 1 मिनट में कितने चक्कर लिए हैं, इस बात को मापता है आपका टैकोमीटर। आगे देखो आप, आगे पूछा जाएगा आपसे क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर जो है वो जहाजों में समय का ठीक ठीक पता लगाने के लिए घड़ी होती है, जिसका नाम है क्रोनोमीटर। ठीक है, जिसका नाम है क्रोनोमीटर, सिर्फ इतना याद रखेंगे। अगला है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या मापता है? तो आप कहोगे जो पनडुब्बियां होती हैं ना, जो सबमरीन्स होती हैं, अब सबमरीन पानी के नीचे है, जैसे हमारा हरीश है वहाँ, मैंने कह दिया हरीश से मैं कैप्टन हूँ, हरीश देखना जरा ऊपर क्या चल रहा है। हरीश गया भाई साहब ऐसे ताब से, और जैसे ही मुंडी बाहर निकाली समुद्र से गोली आके लगी, हाँ क्योंकि तुम दूसरे देश की सीमा में पहुंच गए थे गलती से। तो ऐसे तो हम नहीं देखते। अब सबमरीन होती हैं 2.5 किलोमीटर नीचे, 2-2 किलोमीटर नीचे समुद्र में। अब ऐसा थोड़ी बार बार कोई तैर के जाएगा 2.5 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, एक पाइप निकालते हैं ऐसे मान लो, और उसमें कैमरा बंधा होता है। हालांकि इतना आसान नहीं होता ये चीज़, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक पाइप है, उस पर कैमरा है, उसको बाहर निकाल देंगे, वो पानी से ऊपर झांकती रहेगी, आपको नीचे इमेज देती रहेगी कि भैया पनडुब्बियों में समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। चलिए भाई, मैं किसी भी चीज़ को बाद में आपको नोट करने को नहीं बोलता हूँ, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हमें कवर करना रहेगा, मैं प्लीज़
उसमें आपको बोलूँगा कि आप इसको पीडीएफ से नोट कर लेना, या आप चाहें तो साथ में भी नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हाथ से लिख के पढ़ाऊँगा ना मैं हिंदी इंग्लिश में, तो मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। अब ये हो गए सारे के सारे हमारे मापक यंत्र। अब करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जैसे ये भी आपका एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 की परीक्षा का सवाल है, और मुझे बताओ समय की मूल इकाई क्या है। तो ये पिछले चैप्टर का एक सवाल बचा हुआ था। बेसिक यूनिट का मतलब, मूल इकाई का मतलब फंडामेंटल यूनिट। बेसिक का मतलब है फंडामेंटल यूनिट। तो इसका आंसर मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप मुझे बताएं क्या होती है समय की मूल इकाई। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है बताइए। तो एक आसान सवाल है। वैसे तो सारी ही समय की इकाइयां हैं केवल इसको छोड़ के, ये भी समय की है, ये भी, लेकिन अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो ये सेकंड है। अब बताओ, ये सवाल आया हुआ है 27 फरवरी 2024 और चौथी शिफ्ट में आया हुआ है कि किस उपकरण का उपयोग वाहनों द्वारा दूरी को मापने में किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता अब किसी भी बच्चे को दूरी देखते ही ऑडी कार ना याद आए, दूरी देखते ही ऑडी कार याद नहीं आए, ऐसा शायद कोई भी नहीं होगा। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। देखिए, धारा की उपस्थिति मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 1 फरवरी 2023 शिफ्ट चौथी शिफ्ट में आया है। ऐसा मत समझना कि मैंने अपनी थ्योरी को क्वेश्चन देख के डिज़ाइन कर लिया है। अगर आप एसएससी जीडी का 2023 से पहले का भी बैच देखें जिसमें मैंने ये पढ़ाया था, तो मैंने यही थ्योरी पढ़ाई थी, ये सारी चीज़ें मैंने करवाई थी, और देखिए उन एग्जाम्स में लगातार पूछी गई हैं। तो कौन मापता है भाई? उपस्थिति का पता लगाता है आपका धारा की, परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता। हालांकि देखो, उपस्थिति का पता, हालांकि इसका सही आंसर होना चाहिए गैल्वेनोमीटर। इसका सही आंसर तो होना चाहिए गैल्वेनोमीटर, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर करोगे आप? गैल्वेनोमीटर। भाई उसने ऑप्शन दिया अमीटर। एमीटर क्या करता है? धारा को मापता है। अरे एक बात बताओ, अगर माप रहा है तो क्या ये पता नहीं लगा रहा? भाई माप पा रहा है तो यही तो बता रहा है कि हाँ इस परिपथ में धारा है, तो एमीटर भी इसका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, ये दोनों काम कर रहा है। अगर आप कह रहे हो कि किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा है, मान लो इसने नाप दी, ये नहीं नाप पाया, तो नापने के साथ इसने बताया भी तो सही कि हाँ धारा है। तुम ये थोड़ी समझोगे भैया तू तो बता नहीं रहा मैं धारा, ये कहेगा भाई साहब कह तो रहा हूँ 2 एम्पियर है। तो ये जो है केवल मापता है, सॉरी केवल पता लगाता है, मापता नहीं है। ये मापता भी है, पता भी लगाता है। तो ऐसे प्रश्नों का थोड़ा दिमाग लगा के आंसर कर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता का मतलब ठंडी ठंडी हवा, और ठंडी ठंडी हवा मिलेगी तो पहाड़ों पे आप हाई ग्रो करोगे। क्या करोगे? हाई ग्रो। तो इंग्लिश में हाई ग्रो और हिंदी में इसको आर्द्रता मापी हम लोग बोलते हैं। तो हाइग्रोमीटर आप कह देंगे, सिंपल सा आंसर है। इन क्वेश्चंस को चाहे तो आप नोट भी करते रहो, या मैं कहूँगा प्लीज़ आप बाद में पीडीएफ से नोट कर लेना, क्योंकि फिर आपका समय हो जाएगा आपकी क्लास वगैरह का। परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए 8 फरवरी 2023 शिफ्ट 3 में आया हुआ सवाल, किसका इस्तेमाल करते हैं हम? एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, चलो। भूकंप के दौरान कंपनों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सीस्मोग्राफ का। देखो बहुत सारे बच्चे रिएक्टर में कंफ्यूज हो सकते थे। आप सोच सकते हैं कि भैया रिएक्टर स्केल होता है, रिएक्टर स्केल, लेकिन रिएक्टर स्केल ये नहीं होता है। देखो रिएक्टर स्केल तो इसका मात्रक है, यूनिट है। जैसे मान लो आप दुकानदार से चीनी लेने जाते हो, तो चीनी क्या है? क्वांटिटी, राशि। अब उसको आप किस में मापते हो? आप मापते हो किलोग्राम में। किस यंत्र की मदद से मापते हो? तराजू की मदद से मापते हो। तो ये एक तराजू है और ये किलोग्राम है। रिएक्टर तो उसका एक मात्रक है, और मापता कौन है? सीस्मोग्राफ। तो ये प्रश्न आपके मापक यंत्रों से एसएससी जीडी की परीक्षा में आए हुए हैं, और ज़्यादातर इसमें 2023 और 2024 के ही हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैंने इन प्रश्नों के हिसाब से अपनी थ्योरी डिज़ाइन कर दी है, इसलिए ये सारे प्रश्न इस थ्योरी से बन गए हैं, तो आप 2022 में मैंने बैच पढ़ाया, आप उसमें भी जाके देखें,
तो उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जो भी थ्योरी कर रहे हैं निश्चित तौर पर 100% उससे हमारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सभी इनको आराम से बाद में नोट कर लीजिएगा, और मैं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा तो एसएससी जीडी में, या मुझे जो लगेगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी अन्य परीक्षा में आया हुआ है, उसको उनको मैं आप सभी के बीच में सबसे अंत में ला के रखूंगा, ताकि आपको एक आत्मविश्वास बन जाए कि हाँ, इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल नोट करना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस। वैसे तो क्वेश्चन ना भी नोट करो तो भी एक ही बात है, क्योंकि अगर आप पीछे मापक यंत्रों को नोट कर लेंगे तो उसी में काम हो जाएगा। मापक यंत्र आप आराम से पीडीएफ से नोट कर लेना। पीडीएफ मैं आपकी टेलीग्राम डाउट ग्रुप में डाल देता हूँ अभी के अभी, क्लास के तुरंत बाद, क्योंकि क्लास अपलोड होने में आधा घंटे का समय लगता है, फिर आपको वहाँ से पीडीएफ निकालनी पड़ेगी। तो बोर्ड की पीडीएफ जो है इसको तुरंत ही अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। तो मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।